Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is मोहम्मद आबिद M.Tech स्ट्रक्चर। दोस्तों, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्किटेक्चरल प्लान और स्ट्रक्चरल ड्राइंग दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या इसमें आर्किटेक्चरल ड्राइंग क्या होती है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग क्या होती है, स्ट्रक्चर ड्राइंग कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसी को डिटेल में समझेंगे क्योंकि दोस्तों आपके कमेंट्स मैंने पढ़े, उसमें लिखा हुआ था कि सर स्ट्रक्चरल ड्राइंग और आर्किटेक्चरल ड्राइंग क्या होती है, इसके बारे में वीडियो बनाइए, दोनों में क्या डिफरेंस है इसके बारे में वीडियो बनाइए। तो आज मैं कंप्लीट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, आप जानते हैं मेरी वीडियो थोड़ी लेंथी होती है, लेकिन आपको अगर समझना है पूरी बात डिटेल में तो आपको पूरी वीडियो देखनी होगी, तभी आपको पूरी बात समझ आएगी। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं ला रहा था, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। आज मैं आप लोगों के लिए इस टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूं और आगे भी वीडियोस लाता रहूंगा। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्किटेक्चरल प्लान के बारे में। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इजी करके मैं एक ड्राइंग लेकर आया हूँ जो कि कैड फाइल है आप लोगों के सामने डिस्प्ले पर। इसमें आपको मैं आर्किटेक्चरल प्लान भी लेकर आया हूँ और स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स भी लेकर आया हूँ सेम प्रोजेक्ट की, ताकि आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आए, दोनों में क्या आर्किटेक्चरल प्लान क्या होता है, कैसे बनता है, आर्किटेक्चरल प्लान कौन बनाता है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग क्या होती है, कैसे बनती है, कैसे रेनफोर्समेंट डिटेलिंग होती है। ठीक है, ये सब मैं आपको डिटेल में आज बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्किटेक्चरल प्लान के बारे में। ठीक है, आर्किटेक्चरल प्लान क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले उसका प्लानिंग करनी होती है, उसको प्लान करना होता है। फॉर एग्जांपल, कहीं पर कोई स्कूल बन रहा है, कोई स्कूल की जगह फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग बन रही है या फिर कोई हॉस्पिटल बन रहा है, तो उसको हमें सबसे पहले प्लान करना होगा, प्लानिंग करनी होगी। बिना प्लानिंग के कोई भी चीज़ सक्सेस नहीं होती है। ठीक है, तो प्लानिंग में क्या है? प्लानिंग का मतलब है कि आपको अगर कोई घर बन रहा है, कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग बन रही है, तो कहाँ पर हमको रूम देना है, कितने बाय कितने का रूम देना है, उसकी क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, किचन हमको कहाँ पर देना है, कितने बाय कितने का किचन देना है, उसकी क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, वॉशरूम कहाँ पर देना है। इसी तरह आपको पूरी प्लानिंग करनी होती है। दोस्तों, ये जो प्लानिंग करता है ये होता है आर्किटेक्ट, क्योंकि आर्किटेक्ट इसी से रिलेटेड पढ़ाई करता है। आर्किटेक्ट अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कोई भी प्लानिंग करता है। ठीक है, उसको प्लॉट की डिटेल्स साइट विजिट करा दिया जाता है, प्लॉट की डिटेल्स दे दी जाती है, डायमेंशन दे दी जाती हैं प्लॉट की, उसके बाद वो अपने अकॉर्डिंग प्लानिंग करता है। 2-3 प्लानिंग करने के बाद उस सेम प्लॉट की वो क्लाइंट को सेंड करता है। क्लाइंट को जो भी पसंद आती है क्लाइंट उसको सिलेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो आर्किटेक्ट का वर्क होता है आर्किटेक्चरल ड्राइंग प्रिपेयर करना। ठीक है, तो आपके सामने ये आर्किटेक्चरल ड्राइंग है और ये एक हॉस्पिटल की ड्राइंग है। ठीक है, आप देखेंगे सबसे पहले ग्रिड दी हुई है ABCDE, ये वर्टिकल ग्रिड्स कहलाती हैं, और 4 3 2 1 ये हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स कहलाती हैं। उसके बाद आप देखेंगे डायमेंशंस भी दी हुई हैं यहाँ पर फिट इंचज़ में। ये ड्राइंग हमारी फिट इंचज़ में है, तो यहाँ पर फिट इंचज़ में ड्राइंग दी होती डायमेंशंस दी होती है। बहुत सी ड्राइंग्स mm में होती हैं, तो उसमें mm में डायमेंशंस दी होती हैं। आप देख रहे होंगे कि एक कॉलम भी यहाँ पर शो किए हुए हैं, जो कि कॉलम की लोकेशंस आप देख रहे हैं यहाँ पर शो की हुई है। बहुत सी ड्राइंग्स में आर्किटेक्चर कॉलम की डिटेल्स शो नहीं करता, क्योंकि कॉलम और बीम का साइज़ और उसकी लोकेशन फिक्स करना स्ट्रक्चरल इंजीनियर का काम है, वो आर्किटेक्चर का नहीं है। ठीक है, यहाँ पर शो की हुई है, तो हम इसमें इन्हीं कॉलम्स को लेकर आगे चलेंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे आर्किटेक्चरल ड्राइंग होती क्या है। आप देखेंगे सभी को डिफाइन किया गया है। जो भी जहाँ पर पैनल है आप देखेंगे, यहाँ पर कॉरिडोर है, यहाँ पर इमरजेंसी है, यहाँ पर आप देखेंगे नर्स स्टेशन है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ड्यूटी रूम है, यहाँ इमरजेंसी मेन लॉबी है। ठीक है, प्लास्टर रूम, तो आप जहाँ भी देखेंगे टॉयलेट है, फार्मेसी है, सभी को डिफाइन किया गया है कहाँ पर क्या कौन सा ब्लॉक है। ठीक है, और सभी की डायमेंशन साथ में दी हुई हैं फिट इंचेस में, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो आर्किटेक्चर प्लान में आपको सारी डायमेंशंस मिल जाएंगी सभी ब्लॉक की, कितने बाय कितने का, क्या आपका रूम कितने बाय कितने का है, वॉशरूम कितने बाय कितने का है, और आपको वहाँ पर नाम भी मिल जाएगा कि कहाँ पर क्या चीज़ आपको समझ आ जाएगा। ये होती है आर्किटेक्चरल प्लान। ठीक है, आर्किटेक्चरल ड्राइंग जो कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर पे आती है। फिर आर्किटेक्ट सेंड करता है स्ट्रक्चरल इंजीनियर को उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे ये जो ड्राइंग है एक बॉक्स में फिक्स की गई है, जो कि शीट के साइज़ होते हैं A4 A2 A3 A1। ठीक है, तो वो ड्राइंग के साइज़ के अकॉर्डिंग उसको फिक्स किया जाता है।
ठीक है, ताकि प्रिंट में वो पढ़ने में आ जाए। और आप नीचे देख रहे होंगे कुछ टेबल्स दी गई हैं, यहाँ पर बेसिक डिटेल्स आर्किटेक्ट यहाँ पर फिल करता है, जैसे कि डोर कितने डोर हैं, कितने बाई कितने के हैं, विंडोज़ कितनी है, कितने बाई कितने की है, वेंटिलेशन कितने हैं, ये सारी बेसिक डिटेल्स जो है यहाँ पर शो करता है आर्किटेक्ट। ठीक है, जो कि अभी फ़िलहाल यहाँ पर ब्लैंक है। यहाँ पर बेसिक नोट्स अपनी ड्राइंग से रिलेटेड आर्किटेक्ट को यहाँ पर देने होते हैं कि उसका साइज़ क्या है आपकी ड्राइंग का। ठीक है, आपकी ड्राइंग किस यूनिट में है, उसकी यूनिट क्या है लेंथ की, फॉर एग्जांपल है, फीट इंचज़ में, जैसे कि हमारी ड्राइंग फीट इंचज़ में है। ठीक है, यहाँ पर बेसिक डिटेल्स जो आर्किटेक्ट से रिलेटेड होती है वो यहाँ पर आर्किटेक्ट देता है। उसके बाद ड्राइंग की डेट क्या है, किसने ड्रा की है ड्राइंग, चेक किसने की है, कौन है सीनियर आर्किटेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट कोड क्या है, ड्राइंग नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी होती हैं। और यहाँ पर कंपनी का नाम, के कौन सी कंपनी में डिज़ाइन हुई है, क्लाइंट की डिटेल्स, क्लाइंट का नाम क्या है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर नीचे टेबल में शो होती हैं दोस्तों। इसके बाद अगर हम आगे, ये हमारा देखेंगे ग्राउंड फ्लोर है हमारा। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे एन यानी कि नॉर्थ, ये नॉर्थ की डायरेक्शन आपको दिखा दी गई है, बाकी डायरेक्शन आप अपने आप समझ सकते हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पर ये आ जाता है हमारा फर्स्ट फ्लोर प्लान। वो ग्राउंड फ्लोर था, यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर प्लान आ गया। फर्स्ट फ्लोर पे भी इन्होंने कुछ प्लानिंग की हुई है, जैसे कि कॉन्फ्रेंस रूम बनाया हुआ है, डॉक्यूमेंट ड्यूटी रूम बनाया हुआ है, स्टोर बनाया हुआ है, नर्स स्टेशन बनाया हुआ है, प्राइवेट रूम बनाया हुआ है, टॉयलेट बनाए हुए हैं। अपने अकॉर्डिंग आर्किटेक्ट ने इसको डिज़ाइन किया है। ठीक है, हमारा वर्क है स्ट्रक्चर करना है इसका। ठीक है, तो आर्किटेक्ट से स्ट्रक्चर करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है। ठीक है, ये आ गया सेकंड फ्लोर इसी का। ठीक है, इसी हॉस्पिटल का। और यहाँ पर आ जाता है टेरेस। सेकंड फ्लोर आप देख रहे हैं यहाँ पर हाफ बना हुआ है और हाफ में टेरेस है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सेकंड फ्लोर के बाद ये सेकंड फ्लोर की जगह टेरेस है, ये टेरेस एरिया है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे आर्किटेक्चर प्लान क्या होता है। मैंने आपको समझने के लिए एक बड़े से बॉक्स में यहाँ पर लिख दिया आर्किटेक्चर प्लान। मैं एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि पूरी बात आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आपको कोई दूसरी वीडियो पर ना जाना पड़े। उसके बाद नंबर आता है फ्रेमिंग प्लान। दोस्तों, आर्किटेक्चर से सबसे पहले हमें फ्रेमिंग प्लान तैयार करना होता है डिज़ाइन करने के लिए। फ्रेमिंग प्लान कौन रेडी करता है? स्ट्रक्चरल इंजीनियर को फ्रेमिंग प्लान रेडी कराना होता है, और एक ड्राफ्टमैन होता है जो कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर की हेल्प के लिए मिलता है, वो ड्राइंग बनाने के लिए होता है। ठीक है, उसको ये प्लान तैयार करना होता है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर सिर्फ बताता है और ड्राफ्टमैन ड्रा करता है। ठीक है, तो ये एक फ्रेमिंग प्लान है। आप देख रहे हैं इसमें हमने कॉलम की लोकेशंस ले ली है, जहाँ जहाँ पर आर्किटेक्ट ने कॉलम दिए थे हमने वहीं पर लोकेशन ली है। अगर स्ट्रक्चरल इंजीनियर चाहे किसी भी कॉलम को थोड़ा सा लोकेशन चेंज करना या उसका साइज़ में कम या ज़्यादा करना, अपने डिज़ाइन कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, जो डिज़ाइन कैलकुलेशन उसने की है, जो भी उसमें साइज़ आ रहा है वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, यानी कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर साइज़ को आगे पीछे कर सकता है बीम या कॉलम के। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर, आपने देखा होगा रेड कलर से यहाँ पर शो हो रहा है कुछ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये रेड कलर से डिवाइडेशन शो हो रहा है। ये क्या है? ये है ब्रिक वॉल। ब्रिक वॉल रेड कलर से ही शो कराई जाती है। ठीक है, ये बीम नहीं है। बीम अगर आप देखेंगे तो आर्किटेक्चरल ड्राइंग में आपको बीम नहीं मिलेगी, क्योंकि आर्किटेक्चर का काम नहीं होता बीम की लोकेशन देना, वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर का ही काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जितनी भी रेड कलर से शो हैं ये सारी ब्रिक वॉल है डिवाइडेशन के लिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमने ग्रिड लाइन्स ले ली, हमने डायमेंशंस ले ली, और हमने कॉलम की लोकेशंस यहाँ पर वहीं दे दी सेम जो आर्किटेक्ट ने दी थी, और साथ में हमने ये बीम दिए हुए हैं। आप देख रहे हैं ये बीम की विड्थ, अगर हम बीम ऊपर से देख रहे हैं तो बीम की विड्थ शो हो रही है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कॉलम टू कॉलम बीम ले लिए हैं। ठीक है, ये कॉलम टू कॉलम क्यों लिए दोस्तों? क्योंकि यहाँ प्लिंथ बीम है। ये प्लिंथ बीम क्या होता है? प्लिंथ बीम ग्राउंड लेवल पे होता है। वॉल जो होती है वो प्लिंथ बीम पे ही रेस्ट होती है, या फिर वॉल को सीलन से बचाने के लिए भी प्लिंथ बीम यूज़ किया जाता है। तो प्लिंथ बीम हमको कॉलम टू कॉलम ही लेना होता है, या जहाँ पर वॉल की लोकेशन है वहाँ पर हमको प्लिंथ बीम लेना होगा। ठीक है, तो ये हमने प्लिंथ बीम लिया हुआ है। उसके बाद फ्रेमिंग प्लान में हम देखेंगे फर्स्ट फ्लोर फ्रेमिंग प्लान। इसमें क्या क्या है दोस्तों? आप देखेंगे कॉलम टू कॉलम हमने फ्रेमिंग प्लान लिया हुआ है, साथ में डिवाइडेशन कर दिया है हमने, यानी कि स्लैब का पैनल छोटा करने के लिए, क्योंकि स्लैब का पैनल बड़ा था। डिज़ाइन अगर हम करेंगे स्लैब को तो उसकी थिकनेस ज़्यादा आएगी। ठीक है, उसका रेनफोर्समेंट भी ज़्यादा आएगा, उसमें डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा आएगा, इसलिए हमने इसका स्लैब का पैनल छोटा करने के लिए एक सेकेंडरी बीम प्रोवाइड कर दी है। आप देखेंगे हमने तीनों जगह, सभी जगह यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है, जिससे क्या हुआ, हमारे स्लैब के पैनल थोड़े छोटे हो गए।
ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे एक चीज़ एक्स्ट्रा आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर फ्रेमिंग प्लान में, फर्स्ट फ्लोर के प्लान में, जो कि प्लिंथ लेवल के प्लान में नहीं थी। S1 यानी कि स्लैब की मार्किंग की गई है ये S1 और 6 इंच, यानी कि जो हमने स्लैब की क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो मैं आपके लिए ड्राइंग लेकर आया हूँ ये ऑलरेडी डिज़ाइन हो चुकी है, ठीक है, डिज़ाइन हो चुकी है, आर्किटेक्चर से स्ट्रक्चरल ड्राइंग बन चुकी है कंप्लीट, तभी मैं आपके लिए ये लेकर आया हूँ, ठीक है। तो डिज़ाइन में जो साइज़ आया है स्लैब का वो 6 इंच आया है, ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्लैब कैसे डिज़ाइन होती है, उसकी एक्सेल शीट भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। आप लोग जानते हैं कि मैं सारी एक्सेल शीट आपको शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को पूरी मदद मिल सके, आपको कहीं दूसरी वीडियो की तरफ ना जाना पड़े, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों आज भी ये जो मेरे पास फाइल है, जिस फाइल से मैं आपको समझा रहा हूँ, ये एक सैम्पल फाइल है, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव देना चाहते हैं आप हमको, तो हमारे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप वहाँ से भी हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये स्लैब की मार्किंग है और स्लैब का साइज़ यहाँ पर बेसिकली दिया गया है कि क्या स्लैब का साइज़ है। आप देख रहे हैं सभी में S1 मार्क किया गया है क्योंकि सभी पैनल के साइज़ लगभग सेम है, तो डिज़ाइन में सभी की थिकनेस सेम आई है, तो इसलिए सभी को 6 इंच यहाँ पर हमने साइज़ दे दिया है उसकी थिकनेस का। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लिफ्ट है और यहाँ पर एक स्टेयरकेस भी है, ठीक है। तो ये फर्स्ट फ्लोर फ्रेमिंग प्लान था। अगर आप देखेंगे यहाँ स्लैब रेनफोर्समेंट शेड्यूल यहाँ पर दिया गया है, जो कि आप देखेंगे साइट पर क्या होता है, साइट इंजीनियर पे यही ड्राइंग्स होती हैं दोस्तों जो जाती हैं, स्टैड मॉडल नहीं जाता साइट पर। स्टैड मॉडल सिर्फ स्ट्रक्चरल इंजीनियर की कैलकुलेशन के लिए होता है, क्योंकि कैलकुलेशन अगर मैनुअली कैलकुलेशन करेगा बंदा तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए स्टैड प्रो पे हम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। लेकिन जो साइट पे जाने वाली चीज़ें वो मॉडल नहीं है, वो सिर्फ ड्राइंग है जो कि ड्राफ्टमैन बनाता है स्ट्रक्चरल इंजीनियर के कहने पर, यानी कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर अगर डिज़ाइन करेगा किसी भी स्ट्रक्चर को, उसके जो साइज़ आएंगे, उसका जो रेनफोर्समेंट आएगा वो बताएगा ड्राफ्टमैन को, ड्राफ्टमैन ड्रा करेगा क्योंकि ड्राफ्टमैन ड्राइंग में एक्सपर्ट होता है, उसको ड्रा करेगा, उसके बाद स्ट्रक्चरल इंजीनियर उसको चेक करेगा, फिर सीनियर स्ट्रक्चरल इंजीनियर उसको अप्रूव करेगा, फिर वो ड्राइंग साइट पर जाएगी, फिर आप साइट पर उस ड्राइंग को पढ़कर कास्ट करा सकते हैं, बीम, कॉलम, स्लैब, फुटिंग जो भी है, ठीक है। तो आपको ये जो एक तरह से अगर हम इसको कहेंगे तो ये साइड ड्राइंग भी कह सकते हैं इसको, ये कंस्ट्रक्शन ड्राइंग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्लैब की मार्किंग यहाँ पर हुई है। S1 आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर स्लैब अलग अलग साइज़ के होते हैं तो S1, S2, S3 मार्किंग होती, और यहाँ पर भी S1, S2, S3 टेबल आपकी बढ़ जाती, ठीक है, सभी की थिकनेस दी होती। तो स्लैब मार्किंग, उसके बाद थिकनेस, स्लैब की थिकनेस 6 इंच आएंगी, 150 mm, ठीक है, 6 इंच होती है लगभग 150 mm, ठीक है, वो आपकी यहाँ पर मार्किंग है। उसके बाद रेनफोर्समेंट शॉर्ट स्पैन, लॉन्ग स्पैन, दोनों का रेनफोर्समेंट। अब शॉर्ट स्पैन में अगर हम बात करें तो टॉप में एक्स्ट्रा कितना है, 10 mm डाया, 10 जो है ये डाया है, डाया का साइन है। उसके बाद 5 इंच यानी कि 125 mm वो स्पेसिंग है रेनफोर्समेंट की, यानी 10 mm का डाया यूज़ करेंगे हम रेनफोर्समेंट का, और 125 mm सेंटर टू सेंटर उसकी स्पेसिंग रखेंगे। टॉप एक्स्ट्रा यानी एक्स्ट्रा टॉप में प्रोवाइड करेंगे रेनफोर्समेंट। बॉटम में 10 mm सेम है, 5 इंच सेंटर टू सेंटर। उसी तरह अगर आगे टॉप एक्स्ट्रा, अगर टॉप में एक्स्ट्रा में करेंगे तो 10 ये शॉर्टर स्पैन की बात हो रही है, ये लॉन्गर स्पैन की बात थी, ठीक, ये शॉर्ट स्पैन की बात थी, ये लॉन्गर स्पैन की बात हो रही है। एक्स्ट्रा टॉप में प्रोवाइड करेंगे तो 10 का 125 mm पे, और बॉटम में करेंगे तो वो भी सेम है 10 का 125 में, जो कि डिज़ाइन के थ्रू हमारा ये निकल कर आया, ठीक है। आपके केस में ये रेनफोर्समेंट अलग अलग भी हो सकता है, हमारे केस में सेम है, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है, अगर एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है हमको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो यहाँ पर हमें 8 पे, यानी 8 का मतलब हो गया 200 mm, 8 इंच का, 8 डाया और 200 mm के सेंटर टू सेंटर हमको प्रोवाइड करना है, ठीक है। ये रेनफोर्समेंट शेड्यूल स्लैब के लिए है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर स्लैब के कुछ सेक्शंस मिल जाएंगे दोस्तों। अगर आप जानना चाहते हैं कि डिटेलिंग का कोड कौन सा है इंडियन स्टैंडर्ड का, तो मैं आपको बताता हूँ 13920 इंडियन स्टैंडर्ड का डक्टाइल डिटेलिंग का कोड है, आप उसको पढ़ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। उसमें बताया गया है कैसे बीम को डिटेलिंग करनी है, कैसे स्लैब की डिटेलिंग करनी है, कैसे कॉलम की डिटेलिंग करनी है, ठीक है, कैसे फाउंडेशन की डिटेलिंग करनी है, वहाँ पर पूरा बताया गया है डिटेल में। तो उसी के अकॉर्डिंग एज़ पर कोड हम यहाँ पर टिपिकल सेक्शंस बना देते हैं। टिपिकल आप देखेंगे स्लैब के सेक्शंस हैं कि कैसे यहाँ पर आपको डिटेलिंग करनी है। यहाँ पर रेनफोर्समेंट दिखाया है, एक्स्ट्रा टॉप रेनफोर्समेंट क्या होता है, बॉटम रेनफोर्समेंट क्या होता है, बॉटम रेनफोर्समेंट 2 डायरेक्शन का होता है, एक्स और जेड, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर बताया गया है, और यहाँ पर ये स्पेसिंग भी दी गई है, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरी आप देख रहे हैं 0.25L, ये क्या है 0.25L, ठीक है,
या फिर आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सी ये 0.15L। दोस्तों ये एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट है। ये जो टिपिकल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ कंटिन्यूस बीम, ये एक बीम का सेक्शन है। अगर आप IS 13920 डक्टाइल डिटेलिंग का कोर्स देखेंगे, डक्टाइल डिटेलिंग का कोड देखेंगे तो उसमें आपको ये बीम की टिपिकल डिटेलिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट हम लेके जाते हैं वो स्पैन बाई 4, यानी कि यहाँ से लेके और कॉलम के एज तक, यहाँ से यहाँ तक L हो गया, L/4 करेंगे यानी कि 0.25L। यहाँ तक हम जो एक्स्ट्रा बार आ रही है आप देखेंगे यहाँ तक आएगी, यहाँ के रुक गई। ठीक है, यहाँ तक आएगी। और इसी तरह दूसरी साइड भी ऐसे ही देंगे हम, और उसके नीचे उसका हाफ कर देते हैं, जो ऊपर है उसका भी हाफ, यानी 0.1L, यानी कि यहाँ तक हम पूरा एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करेंगे इतना छोड़ के। ठीक है, तो ये डिटेलिंग आपको कोड में मिल जाएगी। अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। अब आता है हमारा सेकंड फ्लोर लेवल फ्रेमिंग प्लान। इसमें भी सेम वही है जो मैंने आपको फर्स्ट फ्लोर लेवल फ्रेमिंग प्लान में समझाया है। स्लैब की मार्किंग की गई है और उसके नीचे थिकनेस दी गई है। आप देखेंगे यहाँ पर कॉलम दिए हुए हैं। ठीक है, आप देखेंगे कुछ कॉलम को हैच किया हुआ है, कुछ कॉलम को वाइट से हैच किया हुआ है। तो जो ये वाइट से कॉलम हैच हुए हैं दोस्तों, ये कॉलम बताते हैं कि ये कॉलम अभी ऊपर जाएंगे। और जो ये लाइनिंग से हैच हुए हैं, इनका मतलब है कि कॉलम यहाँ पर रुक गए हैं, क्योंकि आपने आर्किटेक्चर प्लान में देखा था कि यहाँ पर इस लेवल पर सेकंड फ्लोर लेवल तक ये आकर फ्रेमिंग प्लान हमारा रुक गया है। इतना एरिया ये टेरेस बन गया है और ये कंटिन्यू ऊपर तक गया है इतना। तो इसीलिए यहाँ पर हमने इसे समझाने के लिए यहाँ पर इनको हैच कर दिया है कि ये हमारा टेरेस हो गया है और अभी इतना एरिया अभी ऊपर जाएगा। ठीक है, इतना पोर्शन हमारा अभी ऊपर जाएगा। तो ये हमारा सेकंड फ्लोर लेवल फ्रेमिंग प्लान है। यहाँ पर सेम वही सेक्शंस दिए गए हैं जो कि स्लैब का, बीम का, यहाँ पर समझाने के लिए रेनफोर्समेंट का टिपिकल सेक्शंस दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर सेकंड फ्लोर की स्लैब रेनफोर्समेंट की डिटेल यहाँ पर दी हुई है, S1 6 इंच और रेनफोर्समेंट डिटेल। ठीक है, और ये नीचे आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चरल नोट्स होते हैं जो कि हमें यहाँ पर शो कराने होते हैं, जैसे कि हमने कौन सी कंक्रीट यूज़ की है, M25 M30 क्या ग्रेड है कंक्रीट की, रेनफोर्समेंट की क्या ग्रेड है, क्लियर कवर हम कितना ले रहे हैं बीम में, कॉलम में, स्लैब में, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी क्या है जो कि साइड से चेक होके आती है, वो ये सब बेसिक डिटेल्स हमको यहाँ पर फिल करनी होती हैं नोट्स में। उसके बाद अगर हमारी ड्राइंग्स रिवाइज होके जा रही है तो यहाँ पर रिविजन्स हमको यहाँ पर फिल करने होते हैं डेट के साथ में, R0 R1 R2। यहाँ पर क्लाइंट का नेम आ जाएगा, क्लाइंट की डिटेल्स आ जाएगी, यहाँ पे आर्किटेक्ट की डिटेल्स आएगी, किसने डिज़ाइन किया है, किसने प्लानिंग की है। यहाँ पर स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम देना होगा, नीचे प्रोजेक्ट कौन सा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम देना होगा। यहाँ पर टाइटल यानी कि ड्राइंग को कैसे समझेंगे कि कौन सी ड्राइंग है, तो उस पर लिखा होगा सेकंड फ्लोर लेवल फ्रेमिंग प्लान। सभी ड्राइंग्स पे ये चीज़ें हमको देनी होती हैं नीचे की साइड में जो टेबल्स बनी होती हैं। फिर ड्राइंग नंबर आ जाएगा, शीट नंबर हमको देना है, डेट देनी है, किस डेट में बनी है ड्राइंग, किसने ड्रा करी है, डिज़ाइन किसने करी है, चेक किसने की है, कौन है सीनियर। ठीक है, स्केलिंग क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमको नीचे प्रोवाइड करानी होती हैं। जैसे कि आर्किटेक्चर ड्राइंग में था, आपने देखा था ये आर्किटेक्चर देता है, और इसी तरह स्ट्रक्चर ड्राइंग में भी हमको ये देनी होंगी। ठीक है, तो अब ये फर्स्ट फ्लोर था, ये सेकंड फ्लोर आ गया हमारा, ये भी सेम ऐसे ही है, और ये हमारा टेरेस लेवल आ गया, क्योंकि टेरेस लेवल हमारा इतना ही पोर्शन बचा है, क्योंकि ये वाला पोर्शन हमारा नीचे लेवल पर रुक गया था, तो हमें सिर्फ इतना ही यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, अब आप देखेंगे सारे कॉलम हैच हो गए, यानी कि ये कॉलम यहाँ पर रुक गए हैं, ये बता रहा है। और ये जो लिफ्ट के कॉलम है और स्टेयरकेस के कॉलम है ये नहीं रुके, क्योंकि ऊपर जाकर ममटी बननी है, लिफ्ट और स्टेयरकेस के ऊपर ममटी बनती है, तो ये कॉलम अभी ऊपर जाने हैं। तो आप समझ गए होंगे कि दोनों हैच में क्या डिफरेंस है, वाइट हैच में और ये लाइनिंग वाले हैच में। ये लाइनिंग वाले शो करते हैं कि ये कॉलम यहीं पर रुक गए हैं। ठीक है, और स्लैब की मार्किंग इसमें सेम है जैसे कि पीछे होती हुई आ रही है, S1 S1 S1। आप देखेंगे यहाँ पर S2 है, S2 मतलब इसमें साइज़ चेंज हो गया है स्लैब का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइज़ बड़ा है स्लैब के पैनल का, इसलिए इसकी थिकनेस और रेनफोर्समेंट दोनों चेंज हो जाएगा। हमने सेकेंडरी बीम प्रोवाइड की थी यहाँ पर, ठीक है, लेकिन इस पैनल पे नहीं की। उसका रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है आर्किटेक्ट को यहाँ पर ना ही चाहिए हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आर्किटेक्ट के अकॉर्डिंग भी देखना होता है कि कोई बीम हमने ज़्यादा डेप्थ की कहीं पर दे दी है और वहाँ पर ठीक नहीं लग रही है, देखने में अच्छी नहीं लग रही है, तो आर्किटेक्ट उसको मना करता है, तो फिर हमको उसी की अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना होता है। ठीक है, तो ये हमने उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया हुआ है। तो इसमें स्लैब का पैनल साइज़ बदल गया है और इसकी थिकनेस भी आप देख रहे हैं स्लैब की 7 इंच हो गई, यानी यहाँ पर 6 इंच थी, यहाँ पर 7 इंच यानी 175 mm हो गई है। तो ये भी हमको यहाँ पर शो कराना होता है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे स्लैब रेनफोर्समेंट शेड्यूल यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और ये सेम बेसिक टिपिकल डिटेल्स दी हुई हैं। ठीक है, एज़ पर कोड।
अब क्या होता है, फ्रेमिंग प्लान आप समझ गए होंगे पूरा। यहाँ पर आप आर्किटेक्चर प्लान समझ गए, आर्किटेक्चर से फ्रेमिंग प्लान बनाना होता है, उसके लिए हमको ग्रिड, कॉलम की लोकेशन, डायमेंशंस और बीम्स दिखाने होते हैं सिर्फ, ठीक है। और यहाँ पर हमको यहाँ पर तो स्लैब था नहीं, क्योंकि हमारा यहाँ पर प्लिंथ लेवल था, प्लिंथ पे तो स्लैब आता नहीं, ग्राउंड फ्लोर पे फर्श आता है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है फर्स्ट लेवल फ्लोर से, फर्स्ट लेवल पे हमने मार्किंग कर दी स्लैब की, और स्लैब का रिइंफोर्समेंट और थिकनेस जो डिज़ाइन से आया है वो हमने यहाँ पर टेबल में शो करा दिया, ठीक है, सभी फ्रेमिंग प्लान में। अब फ्रेमिंग प्लान के बाद हमारा आता है नंबर, हमारा आर्किटेक्चर प्लान से हमको क्या करना होता है, पहले स्ट्रक्चरल इंजीनियर कैलकुलेशंस करता है, स्टड मॉडल बनाता है, ठीक है, या ई टैप पे मॉडल बनाना है तो ई टैप पे बनाएगा, स्टड पे बनाना है स्टड पे बनाएगा, उसमें उसको प्रॉपर्टी असाइन करेगा, सपोर्ट्स असाइन करेगा, उस पर लोड अप्लाई करेगा, जो भी कैलकुलेशंस हैं उसकी वो कैलकुलेशन करेगा, या फिर सॉफ्टवेयर पे अगर डिज़ाइन कर रहा है तो सॉफ्टवेयर कैलकुलेशन करके देगा। उससे हमारे साइज़ फाइनलाइज हो जाएंगे कि क्या साइज़ आए हैं हमारे फ्रेम के, फ्रेम यानी कि बीम और कॉलम के, शेल के क्या साइज़ आए हैं, यानी कि स्लैब हो गई शेल में, और हमारा स्टेयरकेस हो गया, ये सब शेल में आते हैं, इन सब के क्या थिकनेस आई है, क्या रेनफोर्समेंट आया है, वो हमको डिज़ाइन में मिल जाएगा। उसके बाद हमको डिटेलिंग करानी होती है, ठीक है। डिटेलिंग मैं आपको बता चुका हूँ ड्राफ्टमैन के थ्रू करानी होती है। फिर हम यहाँ से फ्रेमिंग प्लान के बाद हम स्टड मॉडल बनाते हैं, फिर हम डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। के बाद पहले हम सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे फाउंडेशन लेआउट प्लान, ठीक है। ये थर्ड वाला बॉक्स जो आ गया आपका, ये फाउंडेशन लेआउट प्लान का आ गया। इसमें रेनफोर्समेंट, शेड्यूल एंड सेक्शंस ये दिया हुआ है, यानी कि फाउंडेशन के बारे में यहाँ पर डिटेल दी होगी। आप देखेंगे प्लिंथ लेवल फ्रेमिंग प्लान एंड प्लिंथ बीम टिपिकल सेक्शन, यानी कि आप प्लान में देखेंगे तो यहाँ पर बीम के नाम दिए हुए हैं, हमें सभी बीम को डिफाइन कराना होता है। कोई भी किसी भी बीम की अगर हम बात करने लगे तो हम नहीं समझ पाएंगे कि किस बीम की बात हो रही है, इसलिए अगर हमको किसी को समझाना है तो हम बोलेंगे PB4 की बात हो रही है, ठीक है। और सभी के आगे उसका साइज़ भी लिखा हुआ है, 12 इंच बाई 18 इंच, ठीक है। तो सभी का साइज़ साथ में लिखा हुआ है, और आप देखेंगे वर्टिकल वालों का भी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों बीम्स का साइज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस प्लान में ये जो प्लान था प्लिंथ बीम फ्रेमिंग, प्लिंथ लेवल फ्रेमिंग प्लान, ठीक है। और यहाँ पर बीम की सेक्शन डिटेल्स दी हुई है। आप देखेंगे किसी भी बीम को अगर हम कट करेंगे तो जो हमें दिखाई देगा वो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा प्लिंथ बीम का। प्लिंथ बीम पे सबसे नीचे हमें 4 इंच की PCC करनी होती है, उसके ऊपर प्लिंथ बीम रेस्ट करता है, उसका टॉप रेनफोर्समेंट, बॉटम रेनफोर्समेंट और स्ट्रिप्स की डिटेल भी यहाँ पर दी हुई है कि 3 16 के यूज़ हो रहे हैं, और ये 2 लेग्ड 8 डाया 6 सेंटर टू सेंटर ये स्ट्रिप्स है, ठीक है। और ये टॉप रेनफोर्समेंट भी 3 16 के थ्रू यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। और 12 बाई 18 ये साइज़ भी दिया हुआ है। तो ये, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे टिपिकल टो वॉल सेक्शन, ये प्लिंथ बीम सिर्फ हमने PCC दिखा दी, हमने फाउंडेशन पेडिस्टल दिखा दिया, कॉलम, और ये प्लिंथ इस लेवल पर हमारा प्लिंथ बीम डलेगा, वो लेवल हमने यहाँ पर नेचुरल ग्राउंड लेवल पे ये दिखाया हुआ है, और प्लिंथ लेवल हमारा ये है, ठीक है। तो ये एज पर आर्किटेक्चर हमने यहाँ पर लिख दिया है। और ये 24 इंच यानी 600 mm हमने यहाँ से प्लिंथ बीम के बॉटम से और PCC तक डिस्टेंस ली है, तो ये भी सेक्शन हमको यहाँ पर दिखाना होता है। अब आप देखेंगे ये फाउंडेशन प्लान है हमारा। फाउंडेशन प्लान में क्या किया हमने, ग्रिड सेम वही है हमारी फाउंडेशन। दोस्तों ग्रिड इसीलिए बनाते हैं, अब आपको यहाँ समझ आएगा। अगर हम फॉर एग्जांपल इस फाउंडेशन की बात करें या इस कॉलम की बात करें तो कैसे समझाएंगे फ़ोन पर या मेल में कैसे समझाएंगे, तो हम लिखेंगे C3, यानी कि हम C3 कॉलम की बात कर रहे हैं तो बंदा समझ जाएगा कि इस कॉलम की बात हो रही है, या इस कॉलम की बात हो रही है तो हम करेंगे D3, तो बंदा समझ जाएगा। अब आप समझ गए होंगे वर्टिकल ग्रिड्स और हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स क्यों बनाई जाती हैं, और स्ट्रक्चरल इंजीनियर में स्ट्रक्चरल ड्राइंग में मिलेगी आपको और आर्किटेक्चरल ड्राइंग में भी मिलेगी, ठीक है। और डायमेंशंस भी हमको यहाँ पर दिखानी होती हैं। हम कोई भी चीज़ डिफाइन करेंगे, कॉलम की लोकेशन या फुटिंग की लोकेशन, तो वो ग्रिड से डिफाइन कराएंगे। आप देख रहे होंगे जहाँ पर ग्रिड्स हैं, ग्रिड से ही हमने डिफाइन कराया कि ये 6 फुट जा रही है यहाँ से यहाँ तक फुटिंग, यहाँ पर इतनी जा रही है, यहाँ पर 9 इंच जा रही है, यहाँ पर 6 इंच जा रही है, सभी कॉलम और फुटिंग। ये आप देख रहे हैं फुटिंग का प्लान है, ठीक है, फुटिंग है, ये बीच में कॉलम है, आउटर में ये फुटिंग है, ठीक है। अगर इसका सेक्शन देखेंगे तो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको PCC आ गया, ये आपका फुटिंग आ गया, फुटिंग ये आपका कॉलम आ गया, ये प्लिंथ बीम आ गया, प्लिंथ बीम को स्टिल्ट बीम भी बोलते हैं, और ये कंटिन्यू हमारा कॉलम चला गया ऊपर। और ये 5 फुट यहाँ पर हमने नेचुरल ग्राउंड लेवल से 5 फुट नीचे गए, ठीक है। तो ये डिस्टेंस भी हमको दिखानी होती है। यहाँ पर टिपिकल सेक्शन एक देना होता है फुटिंग का। आप देख रहे हो कॉलम कैसे आ रहा है, कॉलम का रेनफोर्समेंट, ये रेड कलर से जितना भी शो हो रहा है ये रेनफोर्समेंट है। यहाँ से कॉलम का रेनफोर्समेंट आया और राइट साइड में इधर चला गया। ये कितना जाता है, 18 इंच यहाँ पर लिखा हुआ है। ये होता है 49D,
डी यानी डाया ऑफ बार 49 इंटू, अगर 10 mm का डाया यूज़ कर रहे हैं तो इंटू 10 हो जाएगा, 12 mm का कर रहे हैं तो इंटू 12 हो जाएगा। ये भी आप, ये एक डेवलपमेंट लेंथ होती है दोस्तों, ये अगर आपको पढ़ना है तो ये भी आपको कोड में मिल जाएगी कि डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है। ये आपको 456 IS 456 में मिल जाएगी। बेसिकली जो हमारा स्टील बार होता है और कॉन्क्रीटिंग होती है, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए हमको ये डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करनी होती है, ताकि कॉन्क्रीट में अच्छे से फिक्स हो जाए हमारा रेइंफोर्समेंट। ठीक है, तो ये सेक्शन हमको देना होता है, एक टिपिकल सेक्शन। अब आपने देखा ये टिपिकल सेक्शन है, अगर आप नीचे देखेंगे ये हमारा सेक्शन ए है। तो एक सेक्शन अगर कोई अलग है हमारी फुटिंग, ये सारी तो सेम है, आइसोलेटेड फुटिंग है, सिंगल फुटिंग है। अगर आपको कोई कंबाइंड फुटिंग बनानी पड़ जाए, बहुत सारे कॉलम साथ में पास पास आ जाएं और वो उसकी फुटिंग ओवरलैप हो जाए, जैसे कि इस केस में हो रहा है, तो आपको कंबाइंड फुटिंग बनानी होगी सभी कॉलम्स की। तो हमने ये 2, 4, 6 और 7 कॉलम की कंबाइंड फुटिंग बनाई है, उसका एक सेक्शन काटा है ताकि साइड इंजीनियर को समझ आ जाए कि ये कंबाइंड फुटिंग कैसे बनी है। आप यहाँ पर देखेंगे कि हमें कितने कॉलम शो होंगे अगर हम यहाँ से कट करेंगे। एक ये कॉलम शो होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, ये 4 कॉलम शो होंगे अगर हम यहाँ से इसको कट करते हैं। ठीक है, और ये शेयर वॉल शो होंगी यहाँ पर। तो आप देखेंगे ये 4 कॉलम यहाँ पर 1, 2, 3, 4 कॉलम शो हो गए हैं, और यहाँ पर ये लिफ्ट की वॉल जा रही हैं। जो ये लिफ्ट है, लिफ्ट की जो वॉल्स होती हैं वो शेयर वॉल होती हैं, यानी कि RCC कॉन्क्रीट की वॉल होती है। ठीक है, तो ये वॉल यहाँ पर हमारी जा रही है। ये लेवल हमारा NGL लेवल है, स्टील बीम लेवल है। ठीक है, और इसका ये हम देखेंगे ये फुटिंग हमारी कंबाइंड बनाई है हमने सभी कॉलम्स के लिए। नीचे PCC है, आप देखेंगे PCC 4 इंच की थिक है PCC की, और उसका रेशियो सीमेंट और प्लेन सीमेंट कंक्रीट का रेशियो है 1:4:8। ठीक है, और ये जो रेनफोर्समेंट आ रहा है कॉलम का, ये रेड कलर का जो है ये रेनफोर्समेंट है। ठीक है, ये आके और ऐसे रेस्ट कर रहा है हमारे बॉटम में फुटिंग के। ये LD मैंने आपको बताया, ये 18 इंच जो है ये LD है, डेवलपमेंट लेंथ है, जो कि यहाँ पर प्रोवाइड करनी होती है हमें। और ये जो है ये भी डेवलपमेंट लेंथ है। ठीक है, तो ये हमारा टॉप रेनफोर्समेंट है और ये बॉटम रेनफोर्समेंट। आपने देखा था कि आइसोलेटेड फुटिंग में हमने जो सिंगल फुटिंग है उसके सेक्शन में हमने सिर्फ बॉटम में रेनफोर्समेंट दिया है। तो मैंने आपको अपने वीडियो में, जो कि मैंने फुटिंग डिज़ाइन का वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि आइसोलेटेड फुटिंग में हम सिर्फ बॉटम के रेनफोर्समेंट देते हैं, क्योंकि टॉप में रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। ठीक है, बॉटम में दोनों डायरेक्शन में देंगे, ये X डायरेक्शन का है और ये सामने से डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये Y डायरेक्शन का है। इसी तरह अगर आप देखेंगे कंबाइंड फुटिंग में, तो यहाँ पर टॉप में भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है हमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टॉप में रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि हमारा बेंडिंग मोमेंट कुछ ऐसे जाता है। तो बेंडिंग मोमेंट अगर ऊपर आ रहा है मैक्सिमम, बीच में, सेंटर में, और नीचे यहाँ पर आ रहा है, तो हमको टॉप में भी प्रोवाइड करना होगा रेनफोर्समेंट। इसलिए हमको टॉप में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है कंबाइंड फुटिंग के केस में, जो कि यहाँ पर प्रोवाइड है। आप देख रहे हैं R3, R4, R1, R2, ये कुछ मार्किंग किया हुआ है हमने रेनफोर्समेंट। ठीक है, यहाँ पर साइज तो दिया हुआ नहीं है बार का, स्पेसिंग भी नहीं दी हुई है बार की। हाँ, कॉलम में तो दी हुई है, यहाँ पर 10 का 6, 10 का 6 ये दी हुई है कॉलम में, लेकिन फुटिंग में नहीं दी हुई है। तो उसके लिए हमको फुटिंग की टेबल बनानी होती है। आप देख रहे हो एक टेबल फुटिंग मार्किंग, यानी F1, F2, F3, F4 ये मार्किंग करनी होती है। लास्ट में CF1 यानी कंबाइंड फुटिंग 1, हमने सभी फुटिंग की यहाँ पर मार्किंग कर दी। आप देखेंगे सभी का नाम यहाँ पर डिफाइन होंगे ग्रीन कलर से, F1, F6, F2, F2, F1। ये डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आते हैं, जिस कॉलम पर जितना मूवमेंट है, जितना लोड है, उसके अकॉर्डिंग फुटिंग का साइज़ आता है। ठीक है, उसकी थिकनेस भी उसी के अकॉर्डिंग आती है और उसका रेनफोर्समेंट भी। ये डिज़ाइन का पार्ट है, मैं अपने फुटिंग डिज़ाइन वाले वीडियो में बता चुका हूँ, और उसमें मैंने एक्सेल शीट भी आपको शेयर की हुई है, और मैंने एक कंबाइंड फुटिंग की भी अलग से वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड की है कि कैसे कंबाइंड फुटिंग डिज़ाइन करते हैं, कैसे आइसोलेटेड फुटिंग डिज़ाइन करते हैं। तो अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं। मैंने फुटिंग की भी आपको शेयर कर दी है, कंबाइंड फुटिंग की भी कर दी है, स्लैब की भी कर दी है, बीम डिज़ाइन की भी कर दी है कि बीम हम शीट के थ्रू कैसे मैनुअली डिज़ाइन करते हैं, बीम हम स्ट्रेट प्रो में कैसे डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, ये सारी शीट मैंने आपको शेयर की हुई है वीडियो। तो फाउंडेशन लेआउट प्लान हमने यहाँ पर लिखा हुआ है समझने के लिए, और यहाँ पर 2 सेक्शन दिए हुए हैं, एक आइसोलेटेड फुटिंग का, एक कंबाइंड फुटिंग का, और एक टेबल दी हुई है जिसमें फुटिंग का रेनफोर्समेंट दिया हुआ है। और यहाँ प्लान में हमने फुटिंग मार्किंग की हुई है, F2, F5, F4, F5 सभी को हमने मार्किंग किया हुआ है। ये कंबाइंड फुटिंग है तो इसको CF1 कंबाइंड किया हुआ है। ठीक है, आप देखेंगे जो कॉलम है, कॉलम को भी हमने उसमें मार्किंग किया हुआ है, C1, C2, C3, C4 सभी को इसमें हमने नाम दिया हुआ है कॉलम को, क्योंकि आगे जाके कॉलम रेनफोर्समेंट शेड्यूल भी हमको बनाना है, तो वहाँ पर हमें कॉलम मार्किंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको अभी पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, C11, C12, C13, C23, C24 सभी को हमने नाम दिया हुआ है। अगर
दो तीन कॉलम का सेम रेनफोर्समेंट है, सेम साइज है, तो हम उसको सेम नाम भी डिफाइन करा सकते हैं। या फुटिंग का, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर दो फुटिंग है, दोनों फुटिंग का नाम है F5। क्यों? क्योंकि इन दोनों का साइज सेम है, दोनों का रेनफोर्समेंट सेम है, दोनों की थिकनेस सेम आई है हमारे डिज़ाइन में, क्योंकि दोनों का लोड सेम था। तो इसलिए यहाँ पर हमने दोनों का सेम नाम असाइन करा दिया है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने फुटिंग मार्किंग ले ली है, यहाँ पर साइज़ लिया हुआ है फुट इंचज़ में। अगर mm में आपकी ड्राइंग है, क्योंकि आर्किटेक्चरल ड्राइंग हमारी फीट इंचज़ में थी, तो हमने स्ट्रक्चरल ड्राइंग भी फीट इंचज़ में ही बनानी है। और आर्किटेक्चरल ड्राइंग mm में है, तो हमको फीट इंचज़ की ड्राइंग स्ट्रक्चरल ड्राइंग भी mm में बनानी है। यहाँ पर फीट इंचज़ में साइज़ दिए हुए हैं 9 फुट 6 इंच, 10 फुट 6 इंच, ऐसे ही 12 फुट 3 इंच बाई 13 फुट 3 इंच। F3 है 10 फुट बाई 13 फुट चेंज। सभी के हमने साइज़ दिए हुए हैं और प्लान में दिखाया भी गया है कि ग्रिड से कितनी हमारी फुटिंग कहाँ पर, किस डायरेक्शन में कितनी जा रही है। तो इसी ग्रिड के थ्रू जो है साइट पर मार्किंग होती है, लेआउट होता है, और उसके बाद उसका एक्सकेवेशन होता है, फुटिंग के लिए खुदाई होती है, और फिर फुटिंग कास्टिंग होनी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये साइज़ हमारा फुटिंग का आ गया। यहाँ पर डेप्थ आ गई फुटिंग की 20 इंच, 28 इंच, 28 इंच, 32 इंच, सभी का अलग अलग जितनी डिज़ाइन की अकॉर्डिंग हमारा साइज़ आया फुटिंग का और थिकनेस आई, वो हमने यहाँ पर फिल कर दी ड्राइंग इसमें शीट में। अब यहाँ पर आप देखेंगे बॉटम रेनफोर्समेंट और टॉप रेनफोर्समेंट, जैसे कि आइसोलेटेड के केस में था। ठीक है, तो ये सारे आइसोलेटेड फुटिंग है यहाँ से F6 तक, और ये कंबाइंड फुटिंग है। तो कंबाइंड फुटिंग में आप देखेंगे कि टॉप में भी रेनफोर्समेंट दिया, ये है टॉप रेनफोर्समेंट और ये है बॉटम रेनफोर्समेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया कंबाइंड फुटिंग में टॉप में भी रेनफोर्समेंट देना होता है, तो यहाँ पर हमने दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे हमने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, क्योंकि ये आइसोलेटेड फुटिंग है सारी। यहाँ पर सिर्फ बॉटम में आएगा। अब बॉटम में भी दो डायरेक्शन होती है, शॉर्टर डायरेक्शन और लॉन्गर डायरेक्शन। इसको आप एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने अलग अलग डायरेक्शन का अलग अलग रेनफोर्समेंट, जितना हमारा डिज़ाइन में आया उतना हमने यहाँ पर दिखा हुआ है। ठीक है, 16 mm डाया हमने यूज़ किया है बार का, और 6 इंच सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग यूज़ की है। इसी तरह हमने लॉन्ग डायरेक्शन में भी R1 R2, आप समझ रहे हैं यहाँ पर R1 R2। ठीक है, R1 R2 हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, और अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये हमने डिफाइन किया हुआ है R1 कौन सा रेनफोर्समेंट है इस डायरेक्शन का, और R2 कौन सा है ये जो डॉट डॉट है। इसी तरह कंबाइंड फुटिंग में हमने किया हुआ है, R1 कौन सा है बॉटम का है, ये डायरेक्शन वाला लॉन्ग डायरेक्शन वाला, R2 शॉर्ट डायरेक्शन वाला है डॉट वाला बॉटम का। इसी तरह R3 जो है हमारा वो लॉन्ग डायरेक्शन वाला है, और R4 जो है हमारा वो डॉटेड वाला है। तो हमने R1 R2 R3 R4, क्योंकि R3 R4 हमारे टॉप रेनफोर्समेंट है, तो वो सिर्फ कंबाइंड फुटिंग में ही आएंगे, और ये आइसोलेटेड फुटिंग में R1 R2 हमने सभी को यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर कहीं पर 20 आप देखेंगे F4 में 20 mm डाया का यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर हमने 20 mm डाया ही लिखा है, और 6 इंच सेंटर टू सेंटर उसकी स्पेसिंग, यानी कि जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे उसके दोनों के सेंटर टू सेंटर बीच में जो स्पेसिंग होगी वह 6 इंच होगी, यानी 150 mm अगर mm की बात करें। ठीक है, तो ये हमको रेनफोर्समेंट शेड्यूल यहाँ पर देना होता है एक टेबल बनाकर, और यहाँ पर प्लानिंग देनी होती है ताकि उसकी लोकेशन पता चल जाए कहाँ पर कौन सा फुटिंग है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ फुटिंग फाउंडेशन आप समझ गए होंगे। अब नंबर आता है कॉलम रेनफोर्समेंट शेड्यूल का। इसमें मेरे पास 3 शीटें हैं, क्योंकि कॉलम बहुत ज़्यादा हैं, बिल्डिंग थोड़ी बड़ी है, क्योंकि हॉस्पिटल है, तो मैंने आपको यहाँ पर इस बॉक्स में 3 शीटें यहाँ पर प्रोवाइड की हैं। ठीक है, ये जो आउटर शीट है ये मैंने आपको बताया था प्रिंट साइज़ के हिसाब से इसको हमें आगे पीछे करना होता है। अगर A4 प्रिंट लेना है तो उसका साइज़ अलग होता है शीट का, A2 लेना है तो उसका साइज़ अलग होता है, A3 लेना है उसका अलग होता है, A4 लेना है तो उसका साइज़ अलग होता है। वो प्रिंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें प्रिंट ऐसा लेना है कि जो पढ़ने में आ जाए। ठीक है, तो अगर ड्राइंग बड़ी है तो वो हमें A1 पे लेंगे। ठीक है, ड्राइंग छोटी है तो हम A3 पे या A4 पे लेंगे। ठीक है, प्रिंट तो ये हम देखेंगे यहाँ पर, ये कॉलम शेड्यूल है हमारा। ठीक है, अब आप यहाँ ड्राइंग में भी पढ़ेंगे तो कॉलम रेनफोर्समेंट शेड्यूल। ठीक है, सभी ड्राइंग पे यहाँ पर टाइटल दिया हुआ होगा, और सेम वही जो मैंने आपको बताया हुआ है सारी चीज़ें सेम वही रहेंगी। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले कॉलम की मार्किंग है C1 C2 C3 C4, जैसे कि मैंने आपको प्लान में दिखाया था फुटिंग के प्लान में। यहाँ पर हमने मार्किंग कर दी है C1 C2 C3 C4 कहाँ कहाँ पर है उसकी लोकेशन पता चलने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आप लोकेशन पता कर सकते हैं कि C1 कहाँ पर है, C2 कहाँ पर है। ठीक है, ऊपर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी मार्किंग है। अब आप ये लेवल देखेंगे, लेवल समझिए। सबसे पहले हमारा लेवल कौन सा है, प्लिंथ लेवल टू फाउंडेशन लेवल, यानी कि जो हमारा प्लिंथ लेवल है ग्राउंड फ्लोर वहाँ से फाउंडेशन तक का जो हमारा कॉलम है, यानी फुटिंग के बाद और ग्राउंड फ्लोर तक जो भी जितना भी पोर्शन आता है उसको पेडिस्टल बोल दें या फिर कॉलम बोल दें, उसका हमारा साइज़ ये है और उसका रेनफोर्समेंट डिटेल्स ये है। अगर हम बात करें फर्स्ट फ्लोर लेवल से प्लिंथ फ्लोर लेवल तक, यानी फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक, तो वो साइज़ ये है। अगर हम बात करें सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक, तो उसके साइज़ और रेनफोर्समेंट कॉलम के ये हैं। और हम बात करें टेरेस से सेकंड फ्लोर लेवल तक, सेकंड
टेरेस से सेकंड फ्लोर तक हमारे साइज़ ये हैं, और ममटी से टेरेस तक यहाँ पर हमारा ब्लैंक है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे प्लिंथ लेवल पे, आप देखेंगे कि ये फुट हमने कॉलम के सेक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, बीम के एलिवेशन बनते हैं, क्योंकि एलिवेशन में हमको पता चलता है कि रेनफोर्समेंट कैसे कैसे देना है बीम में, लेकिन कॉलम का हम सेक्शन से ही समझ जाते हैं कि रेनफोर्समेंट कैसे दिया है। मैं आपको समझा देता हूँ। आपने देखा कॉलम का सबसे पहले साइज़ दिया हुआ है 12 फुट बाई 24 फुट, ये कॉलम का साइज़ दिया है 300 mm बाई 600 mm। ठीक है, अगर mm की बात करूँ, उसके बाद आप देखेंगे डॉट डॉट से कुछ रेनफोर्समेंट शो कराया है, और ये टाई यानी स्ट्रिप्स जिसे बोलते हैं हम, ये स्ट्रिप्स हैं उसको टाई करने के लिए। बार्स को आउटर टाई किया हुआ है, ये अंदर वाले 2 बार्स को टाई किया हुआ है, ये 6 बार को इससे टाई किया हुआ है, और ये बीच के 2 बार को टाई किया हुआ है। ये टाई रेनफोर्समेंट होता है, और ये जो डॉटेड डॉ है ये मेन रेनफोर्समेंट होता है, जो नीचे से ऊपर तक जाता है। ठीक है, जो कि आप सेक्शन में दिखाया था मैंने आपको, यहाँ पर फाउंडेशन वाले सेक्शन में ये जो जा रहा है, ये जो रेनफोर्समेंट है ऊपर से नीचे तक रेड कलर से आ रहा है, ये मेन रेनफोर्समेंट है। तो वही रेनफोर्समेंट सेक्शन में यूज़ किया है। अगर इस कॉलम को हम यहाँ से कट करेंगे, उसको काटेंगे, तो यहाँ से कट करने के बाद हमें कुछ ऐसा सेक्शन दिखाई देगा, टॉप से रेनफोर्समेंट दिखाई देगा, कितने बार हमने यूज़ करे हैं। ठीक है, और ये टाई जो है ये हमें डिफाइन कराई है ABCD से। ठीक है, ABCD क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है, हर एक सेक्शन में हर एक बॉक्स में लिखा होगा टाई ABCD। 8 डाया यानी 8 mm डाया यूज़ कराया हमने। टाई का बार जो है, टाई जो है हमने टाई का जो बार है उसका जो डाया है वो 8 mm का है, और 4 इंच सेंटर टू सेंटर पे हमने इसे प्रोवाइड लगाया है, यानी कि जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है उसकी 100 mm, 4 इंच का मतलब हो गया 100 mm हमने उसकी स्पेसिंग दी है। ठीक है, और 6 इंच सेंटर टू सेंटर, ये हमने 4 इंच और 6 इंच दोनों क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि दोनों सपोर्ट्स पर, कॉलम के दोनों सपोर्ट्स पर, अगर मैं सेक्शन की बात करूँ आपको, ये सेक्शन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक लेवल का कॉलम यहाँ से यहाँ तक है, तो हम इसके इस स्टार्टिंग पे और यहाँ एंड पे स्पेसिंग कम रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर शेयर ज़्यादा होता है, शेयर फोर्स ज़्यादा होता है, और बीच में स्पेसिंग कम रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर शेयर फोर्स कम होता है। तो अगर यहाँ 150 mm है स्टार्टिंग में और एंड में, तो बीच में हम 200 mm रखेंगे, जो कि यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, 4 इंच यानी 100 mm और 6 इंच यानी 150 mm, हमने 100 mm और 150 mm यूज़ करी है, यानी कि स्टार्टिंग और एंड में कॉलम के 100 mm यूज़ करनी है स्पेसिंग, और बीच में जो है वो 150 mm यूज़ करनी है। तो आप देखेंगे सभी कॉलम के सेक्शंस दिए हुए हैं, और उनके टाई आप देखेंगे सभी का टाई रेनफोर्समेंट दिया गया है कि कितने डायमीटर के बार से टाई करना है उसको। ठीक है, और सभी का बार्स दिए हुए हैं, जो मेन बार्स हैं, और उसके साइज़ दिए हुए हैं कॉलम के। अगर आप देखेंगे, ये आप देखेंगे ये कॉलम के जो डॉट डॉट शो हो रहे हैं, ये मेन रेनफोर्समेंट है, और उस रेनफोर्समेंट को नीचे डिफाइन भी किया गया है कि 12 नोट्स यूज़ करें, यानी 12 बार यूज़ कर रहे हैं 16 mm डाया के। आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार हमने यूज़ करे हैं 16 mm डाया के। आप देखेंगे सभी में, किसी को भी चेक कर सकते हैं, यहाँ भी 12 mm 25 डाया के यूज़ करें हैं। आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 10 बार्स जो हैं 25 mm डाया के यूज़ करें हैं, और 2 बार्स 20 mm डाया के यूज़ करें हैं। अब ये कैसे यूज़ किए हैं दोस्तों, आपको जब स्टेट प्रो में आप डिज़ाइन करते हैं, मैंने आपको स्टेट प्रो में पूरा G+4 की वीडियो डिज़ाइन की बताई है कि कैसे डिज़ाइन करते हैं स्टेट प्रो में। उसके बाद रेनफोर्समेंट हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में प्रोवाइड होता है। स्टेट प्रो हमें रेनफोर्समेंट सेंटीमीटर स्क्वायर में बताता है कि इस कॉलम में इस लेवल पर इतना सेंटीमीटर स्क्वायर प्रोवाइड करना है, इस बीम में आपको, इस वाले बीम में सेंटर टू सेंटर, इस बीम में कॉलम टू कॉलम इतना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको या mm स्क्वायर में देता है। लेकिन हमें उसको कैलकुलेट करके नंबर ऑफ बार में कैलकुलेट करना होता है कि नंबर ऑफ बार कितने होंगे, यानी कि 33 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर रेनफोर्समेंट दे रहा है, तो उसको नंबर ऑफ बार में कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो कैलकुलेट करने के बाद हमको यहाँ पर बार में प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि हम यहाँ पर तो सेंटीमीटर स्क्वायर में प्रोवाइड करेंगे नहीं, यहाँ पर तो हमको बार शो कराने हैं, क्योंकि साइड पे जाएगी ड्राइंग, साइड पे तो बंदा देखेगा कि कितने नंबर ऑफ बार हैं, उसी के अकॉर्डिंग कास्ट कराएगा कॉलम। ठीक है, तो उसे कैलकुलेट करना होता है नंबर ऑफ बार में। अब वो कैसे करते हैं, हर एक बार का सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया होता है क्रॉस सेक्शन का। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा 12 mm बार है तो उसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा एरिया। अगर हमारा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है बार का डाया, ठीक है, बार का डाया 16 mm है, सॉरी, बार का डाया 16 mm है, तो उसका एरिया होगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बार का डाया 20 mm है, तो उसका एरिया होगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जितना हमारा रिक्वायर्ड रेनफोर्समेंट है सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है, फॉर एग्जांपल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमें कैसे प्रोवाइड करेंगे बार,
बार, अब हम 20 mm बार का यूज़ अगर हमें करना है, हमें साइट पे देखा, हमने साइट पे 20 mm बार अवेलेबल है, ठीक है, तो अब हम 20 mm बार यूज़ करेंगे। 20 mm बार का जो एरिया होता है वो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये टेबल जो आपको मैं बता रहा हूँ 12 mm डाया की, 16 mm डाया की, 20 mm डाया का रेनफोर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होता है, इसकी टेबल आपको इंटरनेट पर गूगल पे मिल जाएगी, आप सर्च करेंगे तो, ठीक है। तो आप यहाँ से इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं सभी कॉलम की डिटेल्स दी हुई है, सभी के साइज दिए हुए हैं, सभी का मेन रेनफोर्समेंट शो कराया गया है कि कितना मेन रेनफोर्समेंट है, ठीक है। वो कॉलम के अकॉर्डिंग कराया गया। C5 का ये है, C6 का अगर आप देखेंगे तो ये हर लेवल का ये है। हमको कॉलम का हर लेवल की डिटेल देनी होती है, ठीक है। ग्राउंड टू फर्स्ट, फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू टेरेस, जितने भी लेवल है अलग अलग डिटेल हमको उसकी देनी है। अगर ऊपर जाकर रेनफोर्समेंट कम होना है तो हमको ऊपर जाकर रेनफोर्समेंट कम कर देना है। जैसे आप देखेंगे हमने बहुत जगह पर अगर रेनफोर्समेंट ऊपर कम हो रहा है तो कम किया होगा। आप नीचे देखेंगे यहाँ पर 6 नंबर 25 mm डाया यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, और 6 नंबर 20 mm डाया, यानी कि 12 नंबर्स बार के यूज़ कर रहे हैं, लेकिन 6 25 mm डाया के, 6 20 mm डाया का। और इसी का ऊपर लेवल पर अगर हम पहुँचेंगे टेरेस लेवल पर, तो यहाँ पे सिर्फ 12-16 mm डाया के यूज़ कर रहे हैं, 25 mm डाया हमने हटा दिए, 6 जो थे। क्यों? क्योंकि हमने 6 जो थे वो यहाँ पर अवेलेबल हैं, लेकिन हमने 16 mm डाया के कर दिए उनको, 25 की जगह काट के, उसको कट करके हमने 16 mm। क्यों? क्योंकि हमें कॉस्ट भी बचानी है। अगर हम 25 mm का डाया ऊपर तक लेके जाते और ऊपर रिक्वायरमेंट है नहीं इतना रेनफोर्समेंट की, तो कॉस्ट हमारी बढ़ती, इसलिए हमको कॉस्ट भी सेव करनी है, तो इसलिए कर्टेल करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर आपको समझा दिया कि कॉलम क्या होता है, कॉलम स्ट्रक्चरल ड्राइंग में कॉलम कैसे हमें समझाना होता है, कैसे उसका रेनफोर्समेंट दिखाना होता है, कैसे उसका साइज शो कराना होता है, कैसे हम शीट में उसे सेट करते हैं, ठीक है, कैसे लेवल वाइज हम यहाँ पर शो कराते हैं, कैसे हम यहाँ पर मार्किंग करते हैं कॉलम की, और सेम शीट में हमें यहाँ पर फिक्स करना होता है। तो ये 3 शीट हैं, क्योंकि कॉलम हमारे बहुत ज़्यादा हैं, कॉलम की मार्किंग यहाँ पर 18 तक है, और आप देखेंगे 19, 20, 24, 25 तक है लास्ट। और यहाँ कुछ आप देखेंगे इस लास्ट शीट में कॉलम की कुछ बेसिक आप देखेंगे यहाँ पर टाइस की डिटेल है, जैसे आप देखेंगे टाई की डिटेल है, ठीक है, यहाँ पर टाई की डिटेल है, कैसे कैसे हमें टाई किया है हमने कॉलम्स को, यहाँ पे फॉर 14 ऑफ बार्स, ठीक है, कॉलम टाइल डिटेल्स 2, सभी की यहाँ पर हमने और ये एक टिपिकल सेक्शन है, आप देखेंगे मैं जो आपको बता रहा था, यहाँ पर आप देखेंगे सेक्शन में बताया गया है कि 4 इंच यहाँ पर दिया गया है, यानी 100 mm स्टार्टिंग में, हर लेवल के स्टार्टिंग में और एंड में। ये एक लेवल है, ये एक फ्लोर है, ये एक फ्लोर है, ठीक है। इस फ्लोर के बीच में जो कॉलम है, इसका स्टार्टिंग में और एंड में हमने 4 इंच दिया है सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, और बीच में 6 इंच दिया है, यानी कि 150 mm। तो यहाँ हमें बीच में स्पेसिंग ज़्यादा रखनी है और स्टार्टिंग में और एंड में कम रखनी है। तो ये एक टिपिकल सेक्शन है जो कि आपको अगर देखना चाहेंगे तो 13920 IS 13920 में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर इन कोड में जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको इसमें शीट में दिखानी होती है, कॉलम सेक्शन एलिवेशन, ठीक है, ये आपको दिखानी होती है। नीचे PCC है, फिर आपका फुटिंग आ गया, फिर फ्लोर वाइज आपका कॉलम आ गया, ठीक है। तो ये कॉलम की बात हमने यहाँ पर कर ली पूरी, कॉलम रेनफोर्समेंट डिटेल, ठीक है। अब बात आती है बीम एलिवेशंस की, ठीक है। तो ये मल्टी लेवल बीम एलिवेशन है, यहाँ पर हम देखेंगे तो टेरेस लेवल फ्रेमिंग प्लान, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो टेरेस लेवल फ्रेमिंग प्लान है, तो इसी के ये बीम एलिवेशंस हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो सेकंड फ्लोर लेवल फ्रेमिंग प्लान और उसके ये बीम एलिवेशन, आप देखेंगे अलग अलग बॉक्स में एक प्लान दिया गया है और उसी के यहाँ पर बीम एलिवेशन दिए गए हैं। तो हम समझाने के लिए बात करेंगे सेकंड फ्लोर लेवल फ्रेमिंग प्लान की। सेकंड फ्लोर लेवल फ्रेमिंग प्लान अगर आप देखेंगे तो उसमें सभी बीम्स के साइज़ दिए होंगे और सभी को डिफाइन किया होगा, उनके नाम दिए गए होंगे, जैसे कि SB1। अब हम देखेंगे SB1 कहाँ है, और 12x24 यानी 300x600 mm इसका साइज़ है। काफ़ी हैवी साइज़ है बीम का, क्योंकि बिल्डिंग काफ़ी हैवी है, उसका इंपॉर्टेंस फैक्टर 1.2 लिया गया है, क्योंकि हॉस्पिटल है, इसलिए ये इसमें हैवी साइज़ आए हैं। अब देखेंगे ये आ गया SB1, सभी को यहाँ पर एलिवेशन में दिखाया गया है, सभी बीम्स को, और दिखाना होता है। अगर कोई छोटा बीम है या चाहे कोई बड़ा बीम है, कोई कंटिन्यूअस बीम है, कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, कोई कैंटिलीवर बीम है, सभी बीम्स को यहाँ पर एलिवेशन में बना के हमें दिखाना होता है कि कहाँ पर कितना रेनफोर्समेंट यूज़ हो रहा है। आप जानते ही हैं कि सिंपली सपोर्टेड के केस में जो रेनफोर्समेंट है वो टॉप में मैक्सिमम होता है और बॉटम में सेंटर पे मैक्सिमम होता है। टॉप में
एंड में मैक्सिमम होता है, यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ पर मैक्सिमम है, ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम है। क्योंकि बेंडिंग मोमेंट यहाँ कैसे जाता है, बेंडिंग मोमेंट सिंपली सपोर्टेड में कुछ ऐसे ही आता है ना, इस तरह से आता है कुछ। तो यानी कि बॉटम में नीचे हमें प्रोवाइड कराना होता है टेंशन जोन में, और ऊपर टॉप में कंप्रेशन जोन में जो है वो कॉर्नर्स पे प्रोवाइड कराना होता है, ठीक है। तो ये हमको बीम एलिवेशन बनाने होते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ एक बीम एलिवेशन और आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर SB1 की अगर हम बात करें तो SB1 हमारा फ्रेमिंग प्लान में हम देखेंगे 4 ग्रिड पर है, यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यूअस बीम है, ठीक है, और उसका साइज़ यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, बीम एलिवेशन बनाना होगा। जो भी ड्राफ्टमैन हमारा बीम एलिवेशन बनाएगा हम उसे बताएंगे कि कहाँ पर कितना रेनफोर्समेंट डिफाइन कराना है, कितना रेनफोर्समेंट देना है। तो आप देखेंगे ग्रिड वाइज हमको ये बनाना होता है एलिवेशन, ठीक है। सबसे पहले ये बीम की थिकनेस है, जो आप सामने से देख रहे हैं ये बीम की थिकनेस है, सभी बीम की ये थिकनेस है। तो 6 आपने देखा 12/24 यानी 300/600 mm का ये हमारा बीम है। इसकी हमने यहाँ पर ये डेप्थ दिखाई है, और ये जो है ये कॉलम है दोस्तों, जो हर ग्रिड पर है ये कॉलम है। क्योंकि आप देखेंगे सारे ग्रिड्स पर ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, ये सब ग्रिड पे हैं। तो हमें कॉलम एलिवेशन में कुछ इस तरह से शो कराने हैं ताकि पता चले कि यहाँ पर कॉलम आ रहे हैं हमारे, ठीक है। अब ये हमारा आप देखेंगे येलो कलर से जो ऐसे है ये हमारे स्लैब है, ये हमारा स्लैब की मार्किंग है, क्योंकि स्लैब इतने पोर्शन में हमारा स्लैब डलेगा, नीचे स्लैब नहीं है, ठीक है। तो ये हमने 150 mm का स्लैब लिया था, आपको मैंने स्लैब वाली ड्राइंग में दिखाया था। तो ये हमारा 150 mm का स्लैब आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्लैब है, और ये जो आप देख रहे हैं ये बीम है। ये बीम कौन से हैं, जो बीम सामने से आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो बीम ये जा रहे हैं, ये जो बीम जा रहे हैं, ये बीम हमें यहाँ पर शो कराने होते हैं क्रॉस से। ये जो वर्टिकल बीम जा रहे हैं, हम तो हॉरिजॉन्टल बीम दिखा रहे हैं, ये वाला बीम है SB1, लेकिन ये SB12, SB13, SB14 जो बीम्स जा रहे हैं ये हमें यहाँ पर दिखाने हैं। ये कॉलम भी दिखाने हैं और क्रॉस से ये बीम भी दिखाने हैं। ये जो क्रॉस है येलो कलर का ये बीम शो कर रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कितनी डिटेल में हमको ड्राइंग बनानी होती है बीम की। बीम की ड्राइंग थोड़ी हार्ड भी होती है थोड़ी, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे रेनफोर्समेंट की, ठीक है। रेनफोर्समेंट में अगर आप देखेंगे एक थ्रू बार जाता है जो कि सीधा रेड कलर का एंड तक जाएगा, टॉप में भी और एक बॉटम में भी। आप देखेंगे ये बार सीधा जाएगा लास्ट तक, ठीक है। अब आप देखेंगे छोटे छोटे बार्स हमने यूज़ करे हैं, इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट। हमें जहाँ पर जितने रेनफोर्समेंट की ज़रूरत होती है वहाँ तक उतना देते हैं, उसके बाद हम कट कर देते हैं ताकि हमारी कॉस्ट सेव हो जाए। अगर ये रेनफोर्स हम आगे तक कंटिन्यू करते, इस रेनफोर्समेंट को यहाँ तक कंटिन्यू करते, तो इतना रेनफोर्समेंट हमारा एक्स्ट्रा चला जाता, जबकि हमको रिक्वायरमेंट है नहीं, तो हमें यहाँ पर लाकर कट कर दिया। फिर यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी तो हमने सिर्फ इतना रिक्वायरमेंट के लिए इतना अपना रेनफोर्समेंट एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दिया। अब बॉटम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट थी तो हमने इतना रेनफोर्समेंट एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। आप देखेंगे सभी बीम में आपको ऐसा देखने को मिल जाए। किसी भी बीम को अगर आप चेक करेंगे, जो मैंने आपको समझाया है, उसका कॉलम का आपको बीम का साइज़ दिया होगा, नंबर दिया होगा, बीम का साइज़ दिया होगा, ठीक है, और एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट दिया होगा, ठीक है, और जो है मेन रेनफोर्समेंट जो कि जिसे हम थ्रू बोलते हैं वो दिया होगा, और ये कॉलम से शो कराए होंगे ग्रिड के साथ, और ये क्रॉस में हमें बीम शो कराई हैं। तो ये सभी रेनफोर्समेंट आपको देखने को सभी बीम में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो आपका मार्किंग है 220 एक्स्ट्रा 230 थ्रू, ये जो ALTH है ये थ्रू है, यानी कि जो मेन रेनफोर्समेंट जा रहा है हमारा वो थ्रू है। 50% हमें थ्रू प्रोवाइड करना होता है दोस्तों, ठीक है। तो 50% हमने यहाँ पर थ्रू प्रोवाइड कर दिया है। 3 20 यानी 3 नंबर ऑफ बार और 20 mm डाया के हमने यहाँ पर यूज़ कर दिए हैं। अब मैंने आपको बताया सिंपली सपोर्टेड में एंड पे, टॉप में एंड पे कॉलम के पास, यानी यहाँ पर और यहाँ पर मैक्सिमम मूवमेंट होता है तो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट भी आता है। तो यहाँ पर रेनफोर्समेंट ज़्यादा आ रहा है इसलिए हमारा थ्रू में काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि थ्रू में अगर हम कैलकुलेट करेंगे रेनफोर्समेंट 20 mm डाया का यूज़ करा है 3, तो 20 mm डाया का एरिया होता है 3, यानी 3 × 3 करेंगे तो 9 आएगा। सिर्फ हमारा रेनफोर्समेंट ज़्यादा आ रहा है तो हमने 320 एक्स्ट्रा यूज़ कर दिया, यानी 3 20 mm डाया का एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट यूज़ कर दिया यहाँ पर। तो 3 × 3 9 और 3 × 3 9, ये हो गया 18। अब हमारा रेनफोर्समेंट पूरा हो गया, क्योंकि हमारा रेनफोर्समेंट 16 या 17 आ रहा है, तो हमें 1-2 सेंटीमीटर स्क्वायर जो प्रोवाइड करते हैं थोड़ा बढ़ाकर करते हैं, जितना रिक्वायर्ड आ रहा होता है उससे ज़्यादा जो स्टेट प्रो देता है उससे थोड़ा सा 1-2 सेंटीमीटर स्क्वायर हम बढ़ाकर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट जो होता है किस बेस पे हम डालते हैं, ठीक है। यहाँ तक ही 5 फुट तक ही क्यों आया, ये आगे तक क्यों नहीं गया, या पीछे क्यों नहीं रुक गया, या फिर नीचे वाला सिर्फ यहाँ तक क्यों आया 2 फुट 6 इंच तक और आगे चला जाता।
ये डक्टाइल डिटेलिंग के कोड में आपको मिल जाएगा 13920 का जो इंडियन स्टैंडर्ड का कोड है, उसमें आपको बीम की डिटेलिंग मिल जाएगी कि एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट हम यहाँ से यहाँ तक कितना लेना है, ठीक है, या बॉटम का एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कॉलम टू कॉलम जो हमारा स्पैन है फॉर एग्जांपल 6 मीटर है, 6/4 करेंगे, ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर हम इतना एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट हमको प्रोवाइड कराना ही है, और उसका हाफ कर देंगे वो नीचे आ जाएगा, ऊपर 5 है तो 2.6, इतना हमको रेनफोर्समेंट यहाँ तक हमको लेके जाना है एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट बॉटम का, क्योंकि बॉटम में एक्स्ट्रा हम बीच में ही प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे सपोर्ट में नहीं करेंगे। टॉप में हमने सपोर्ट में प्रोवाइड किया है, लेकिन बॉटम में हमको बीच में प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट जो है वो बीच में ही होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि बीम रेनफोर्समेंट क्या है, बीम का रेनफोर्समेंट कैसे हम डिटेलिंग में दिखाते हैं, बीम एलिवेशन बना के दिखाते हैं। आप देख रहे होंगे स्ट्रिप शेड्यूल यहाँ पर दिया हुआ है, एक छोटी सी टेबल बनी हुई है ST1 ST2। दोस्तों जो बीम की स्ट्रिप्स होती हैं, जैसे कॉलम में स्ट्रिप्स होती हैं कॉलम के बार को टाई करने के लिए, उसी तरह बीम में भी स्ट्रिप्स होती हैं। तो आप देख रहे हो 2 लेग्ड 8 mm डाया 4 इंच सेंटर टू सेंटर, 2 लेग्ड 8 mm डाया 6 इंच सेंटर टू सेंटर। अब आप देखोगे ST1 और ST2 यहाँ पर दिया हुआ है, आप देखोगे हर एक पैनल पे ST1 ST2 ST1 सभी पे दिया हुआ है। आप किसी भी बीम को चेक करोगे, ये है शेयर रेनफोर्समेंट, जो रेनफोर्समेंट शेयर फोर्स की थ्रू आया है, ठीक है, शेयर फोर्स की वजह से हमको देना है, वो रेनफोर्समेंट है, ये शेयर रेनफोर्समेंट कहलाता है, ठीक है। तो ये हमको कैसे देखना है, कैसे चेक करना है, ST1 यहाँ से यहाँ तक कितना लेना है, 4 इंच। क्यों लेना है 4 इंच, यहाँ पे क्यों लिया है 4 इंच, इन्होंने यहाँ पर 4 इंच, सब जगह इन्होंने 4 इंच लिया है, क्यों लिया? क्योंकि आपको कोड में मिल जाएगा 13920 के कि यहाँ 4 इंच ही क्यों लेना है, ये भी स्पैन बाई 4 करना होता है, ठीक है। तो आप देखोगे आपको एक सेक्शन भी मिल जाएगा, मैं आपको दिखा दूंगा कि एक्स्ट्रा जो हम स्ट्रिप्स का रेनफोर्समेंट है वो स्टार्टिंग में और एंड में, जैसे कि मैंने आपको कॉलम में बताया था, स्टार्टिंग में और एंड में हमको स्पेसिंग कम रखनी होती है, क्योंकि यहाँ पर शेयर मैक्सिमम होता है और बीच में शेयर मिनिमम होता है, इसलिए बीच में हमको स्पेसिंग बढ़ा देते हैं। तो आप देखोगे ST1 हमने कॉर्नर्स पे रखा है और ST2 हमने बीच में रखा है। किसी भी बीम में आप चेक करेंगे ST1 हमने कॉलम के पास में रखा है, ST1 कॉलम के पास है और ST2 हमारा मिडिल में है। तो अगर हम देखेंगे ST1 हमारा है 4 इंच, बार तो सेम है 8 डाया के, लेकिन 4 इंच है ST1, और ST2 जो है 6 इंच, यानी कि ये हो गया 100 mm और ये हो गया 150 mm। 100 mm कम हो गया, यानी कि हमें स्पेसिंग पास रखनी है हमें स्ट्रिप्स की, और जो शेयर रेनफोर्समेंट की स्ट्रिप्स है उसकी जो स्पेसिंग है वो 6 इंच जो है वो हमें सेंटर पे रखनी है, मीनिंग बीच में रखनी है बीम के, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे शेयर रेनफोर्समेंट के बारे में भी। यहाँ पर छोटे छोटे सेक्शंस काटे गए हैं, आप देखेंगे एलिवेशन में, तो ये सेक्शन 1 काटा है, ये सेक्शन 2 काटा है, और डिटेलिंग में समझने के लिए यहाँ पर सेक्शन 3 काटा है। तो कुछ सेक्शंस काटे हैं बीम के, ताकि आपको सेक्शन में भी समझ में आ जाए कि एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट क्या है। आप देखेंगे ऊपर जो है ये रेनफोर्समेंट जो है ये थ्रू है, मेन रेनफोर्समेंट है, ठीक है, 3 नंबर ऑफ बार 20 mm डाया के थ्रू यूज़ करें हमने, और ये जो नीचे हैं ये एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट है 3 ठीक है। इसी तरह बॉटम में अगर हम देखेंगे 3 हमने थ्रू यूज़ करे हैं और बॉटम में 2 एक्स्ट्रा यूज़ करें हैं। तो ये आपको, और ये जो स्लैब है, इतना एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है ये स्लैब है। तो आपको यहाँ पर भी सेक्शन बना के दिखा दिया गया है समझने के लिए कि एलिवेशन के साथ साथ बीम के कुछ सेक्शंस भी बना दिए हैं। हर एक ड्राइंग में आप देखेंगे तो आपको एलिवेशन के साथ साथ ड्राइंग में सेक्शंस भी मिल जाएंगे। हर एक फ्रेमिंग प्लान आप देखेंगे बीम, ये कौन सा फ्रेमिंग प्लान है, फर्स्ट फ्लोर लेवल फ्रेमिंग प्लान, ये फर्स्ट फ्लोर का फ्रेमिंग प्लान है, ये सेकंड फ्लोर का फ्रेमिंग प्लान है, और यहाँ पर ये आपका फाइनली टेरेस का फ्रेमिंग प्लान है बीम का। ये फ्रेमिंग प्लान है, उसके साथ में बीम के एलिवेशन है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की डिटेलिंग वाली वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आर्किटेक्चर प्लान क्या होता है। मैंने आपको ये भी बता दिया, दोनों में डिफरेंस भी बता दिया कि आर्किटेक्चर प्लान और स्ट्रक्चरल प्लान या स्ट्रक्चरल ड्राइंग, आर्किटेक्चरल ड्राइंग और स्ट्रक्चरल ड्राइंग क्या होती है, और स्ट्रक्चरल ड्राइंग यानी कि डिटेलिंग कैसे की जाती है स्ट्रक्चर की। हर एक बात मैंने आपको फाउंडेशन की भी, प्लिंथ बीम की भी, बीम्स की, कॉलम की, स्लैब की, सभी की मैंने आपको डिटेल में समझा दी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों जब आप वीडियो लाइक करते हैं तो इससे हमारा उत्साह बढ़ता है, हम आपके लिए और ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती है तो उसको, तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।